नमस्कार, मैं हूं शुभम शेखर और आप देख रहे हैं सात रंग सात खबर। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है। दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका से देश के कई बहुमूल्य धरोहर वापस लाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत अब अमेरिका से देश की 157 नायाब कलाकृतियां वापस लाई जाएंगी। ये वो कलाकृतियां हैं जो चोरी और तस्करी के जरिए देश के बाहर चली गई थीं। ये कलाकृतियां 2000 ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की हैं। चोरी करके अमेरिका पहुंचाई गई इन पुरानी कलाकृतियों में 71 सांस्कृतिक, 60 हिंदू, 16 बौद्ध और 9 जैन धर्म से संबंधित है। इन पुरावशेषों में 12वीं शताब्दी की 8.5 सेंटीमीटर की नटराज की मूर्ति और 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर में रेवंत के 1.5 मीटर बेस रिलीफ पैनल जैसी चीजें शामिल हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने दुनिया भर में चोरी और तस्करी के जरिए ले जाई गई कलाकृतियों, मूर्तियों और पुरावशेषों को वापस लाने की मुहिम चला रखी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से अभी तक 200 से ज्यादा ऐसी धरोहरों की वापसी हो चुकी है। अगली खबर राजस्थान पत्रिका में छपी है। टोक्यो ओलंपिक में अपने अभूतपूर्व खेल के बाद जब भारतीय महिला हॉकी टीम वापस भारत लौटी, तब टीम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हॉकी स्टिक भेंट की गई थी। हर साल प्रधानमंत्री को मिले उपहार और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की जाती है, जिससे मिले पैसों का इस्तेमाल किसी भी प्रोजेक्ट में किया जाता है। इस वर्ष का नीलामी अभियान भी मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस बार इस नीलामी में टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का भाला और महिला हॉकी टीम द्वारा भेंट किया गया हॉकी स्टिक भी शामिल है। जहां एक ओर भाले की बोली 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर हॉकी स्टिक की बोली 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर और सिल्वर मेडलिस्ट सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट की कीमत भी 10-10 करोड़ तक पहुंच गई है। सुमित अंतिल के भाले की कीमत भी 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और अब एक खबर lallentop.com से। खबर कामयाबी के उस सफरनामे से जुड़ी हुई जो आपके भीतर हौसला भर सकती है। खबर कुछ इस अंदाज में लिखी गई है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां आज हर उस विद्यार्थी के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिसने न जाने कितनी ही कठिनाइयों से लड़कर यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की। इन्हीं में से एक है बिहार के नवादा के निरंजन कुमार। यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 में निरंजन ने 535वीं रैंक हासिल की है। आज लोग उनकी सफलता की चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ ही उसके पीछे के संघर्ष से प्रेरणा भी ले रहे हैं। निरंजन कुमार के पिता कभी घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए खैनी की दुकान लगाया करते थे। अपनी मेहनत की बदौलत 10वीं तक की पढ़ाई के लिए निरंजन का दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। उसके बाद उन्होंने आईआईटी की तैयारी के लिए पटना में रहकर ट्यूशन पढ़ाया। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद उनकी और उनके परिवार की किस्मत ही बदल गई। साल 2016 में निरंजन ने पहली बार यूपीएससी पास कर इनकम टैक्स कमिश्नर का पद संभाला। तब उनकी रैंक 728 थी। निरंजन आज सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। जाहिर है इस बार के नतीजों में भी तमाम ऐसी मिसालें हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने वाली है। जनसत्ता और अन्य अखबारों में छपी एक राजनीतिक खबर खासी चर्चा में है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने और नए सिरे से खुद को मजबूत बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को अपने साथ जोड़कर। ये दोनों ही नेता जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। गुजरात में हार्दिक पटेल पहले से ही कांग्रेस में शामिल हैं और अब मेवानी भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। एक बड़ी कामयाबी कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस को मिलने वाली है। दोनों जल्द ही दिल्ली में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लेंगे। जनसत्ता में ही जलवायु परिवर्तन से जुड़ी भी एक खबर प्रमुखता से छापी गई है। खबर के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और उसके बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया के कई देशों ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की है। भारत जैसे विकासशील देशों पर भी ऐसा करने का दबाव है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
इसी बीच कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र ने अपने 43 बड़े शहरों को रेस टू जीरो अभियान में शामिल करने का ऐलान किया था, जिसका उद्देश्य भी 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर पहुंचाना है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी वर्ष 2030 से 2050 के बीच कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अमर उजाला की एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। जिस ठंड में शरीर गलने लगता है, हड्डियां जवाब देने लगती हैं, खून जम जाता है, जुबान सुन्न पड़ जाती है, उस ठंड को ललकारते हुए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 अधिकारियों ने नेपाल की मानसूल चोटी पर तिरंगा लहराया है। यह दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,163 मीटर यानी 26,781 फीट है। फतह हासिल करने वाले दोनों आईटीबीपी के अधिकारियों कमांडेंट रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार ने 7 सितंबर को अपना अभियान शुरू किया था। इससे पहले भी ये दोनों अधिकारी हिमालय की कई चोटियों पर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। और अंत में अब एक दिलचस्प खबर बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट से जुड़ी हुई, जिसे आप जनसत्ता में पढ़ सकते हैं। आलिया के एक विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। अभिनेत्री आलिया भट्ट के लहंगे का एक विज्ञापन वायरल हो रहा है। विज्ञापन में शादी के मंडप में पवित्र अग्नि के सामने बैठी आलिया के सवाल ने सदियों से चली आ रही कन्यादान की परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडप में बैठी आलिया पूछती है कि कन्यादान के रिवाज के जरिए एक महिला को वस्तु की तरह क्यों पेश किया जाना चाहिए। कन्यादान, जिसका शाब्दिक अर्थ बेटी दान करना है। 1 मिनट 41 सेकंड के इस विज्ञापन के अंत में आलिया कहती हैं कि इसे कन्यादान नहीं कन्यामान कहना चाहिए। गौरतलब हो कि इससे पहले ऐसी ही बहस अभिनेत्री दिया मिर्जा और उद्योगपति वैभव रेखी की शादी के समय भी हुई थी। 7 रंग 7 खबरों में आज बस इतना ही। अन्य वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ।